आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बिहार बौद्ध शिक्षा का केंद्र, इसके ऊपर चर्चा मैं करूँगा कि बिहार बौद्ध शिक्षा का केंद्र कैसे रहा। कहीं न कहीं प्राचीन काल में ही देखते हैं तो मगध एक प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र रहा है, एक प्रकार से बौद्ध धर्म सुधार का केंद्र रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। और एक तरीके से हम यहाँ पर बात करें तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मगध भारत में धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र रहा, आंदोलन का केंद्र रहा है। तो जब मगध भारत में धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र था, तो जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध की गतिविधियों का केंद्र भी कहीं न कहीं मगध रहा है। इस बात को ध्यान रखना। हम ये भी जानते हैं कि इसी क्षेत्र में बुद्ध ने बड़े पैमाने पर उपदेश भी दिए थे। तो यहाँ पर जब कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर बुद्ध ने उपदेश दिए, तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही बिहार विद्या का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही बिहार विद्या का या शिक्षा का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, विद्या या शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा, ये आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के अनेक केंद्र बिहार में विकसित हुए। इसमें कोई बात कि बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के अनेक केंद्र बिहार में स्थापित हुए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बिहार में अनेक केंद्र स्थापित हो रहे हैं, ये भी बात हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब हम कहीं न कहीं बौद्ध संघों की बात करते हैं, तो इन बौद्ध संघों में एक प्रकार से देखा जाए तो भिक्षुओं को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जो नैतिकता या सदाचार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? नैतिकता या सदाचार पर आधारित थी। यानी मेरा ये कहने का मतलब कि जो बौद्ध संघ हुआ करते थे, जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, वो प्राचीन काल में कहीं न कहीं एक प्रकार से शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से देखें तो जो बौद्ध संघ या मठ जो थे, बौद्ध संघ या जो मठ थे, या मठ, ये शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। ये क्या थे? तो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये प्रसिद्ध केंद्र हैं। ठीक है सर, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। इन्हीं कुलना के संघों, मठों या बिहारों में अगर देखते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कहीं न कहीं नालंदा महाविहार था। तो कहीं न कहीं बिहार में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र इस प्रकार से अगर देखें तो कहीं न कहीं देखते हैं तो नालंदा बिहार है। तो नालंदा महाविहार था, ये हम लोग जानते हैं। नालंदा बिहार भी लिख दीजिए, नालंदा बिहार था, जिसकी स्थापना किसके समय में हो रही है? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हो रही है। तो इसकी स्थापना जो हो रही है, ये कुमारगुप्त प्रथम नालंदा महाविहार की स्थापना करते हैं। और कहीं न कहीं एक प्रकार से महायान बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यानी महायान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, ये भी हम कह सकते हैं। इसको एक प्रकार से देखा जाए तो इस नालंदा बिहार को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, तो इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। ये भी हम लोगों को ध्यान रख लेना कि इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहते हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस नालंदा में बड़े बड़े आचार्य कहीं न कहीं हुए। ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में बड़े बड़े आचार्य होते हैं। और कहीं न कहीं अगर इस विषय को देखा जाए
कि वेनसांग जैसे व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस समय यहाँ के आचार्य कौन थे? राहुल भद्र थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर बात करते हैं कि वेनसांग ने यहाँ नालंदा में इस प्रकार से देखा जाए तो 6 वर्ष अध्ययन किया है। 6 वर्ष इसने अध्ययन किया था। और उस समय जो है यहाँ के जो आचार्य हुआ करते थे वो कौन थे? तो शीलभद्र हुआ करते थे। कौन थे? शीलभद्र हुआ करते थे। इसी प्रकार से आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इत्सिंग भी आ रहे हैं। तो इत्सिंग भी आते हैं तो ये भी अध्ययन करते हैं। लगभग 10 वर्ष यहाँ पर रहे थे। और जब इत्सिंग यहाँ पर रहे तो यहाँ पर आचार्य जो थे इत्सिंग के समय में वो राहुल मित्र हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तब जो है राहुल मित्र हुआ करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय की विशालता यहीं से लगाई जा सकती है कि इसमें लगभग 10,000 कुल मिला के कहीं ना कहीं एक प्रकार से छात्र थे, यानी विद्यार्थी हम कह सकते हैं, विद्यार्थी थे। और लगभग इसमें कुल मिला के कहीं ना कहीं 2,000 इस तरह से आचार्य हुआ करते थे। 2,000 आचार्य हुआ करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा, यानी नालंदा के विषय में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय था। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? तो आवासीय विद्यालय था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, महाविद्यालय। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महाविद्यालय है। मैं नालंदा जब पढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर लंबी चर्चा करूंगा। इस नालंदा विश्वविद्यालय को आश्रय और प्रश्रय देखा जाए तो हर्षवर्धन के समय में और पाल शासक धर्मपाल के समय में इसको कहीं ना कहीं और ख्याति मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो संरक्षण है वो देखा जाए तो इस तरीके से हर्षवर्धन और कहीं ना कहीं एक प्रकार से धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल, इन लोगों ने संरक्षण दिया। हर्षवर्धन ने लगभग 100 गांवों की आमदनी इस प्रकार से दी है, जबकि धर्मपाल ने 200 गांवों की आमदनी इस नालंदा को दिया करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नालंदा इनके समय में विश्वविख्यात विद्यालय के रूप में कहीं ना कहीं एक तरह से जो है कहीं ना कहीं प्रचलित हुआ, यानी विश्वविख्यात प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं यानी नालंदा विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं इनके समय में एक प्रकार से विश्वविख्यात हुआ या विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। यानी विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको मिल रही है। किसको? नालंदा को। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक और विश्वविद्यालय जो है, यानी कहीं ना कहीं पाल शासक धर्मपाल की बात करते हैं तो धर्मपाल ने अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और विश्वविद्यालय बनवाया है जिसको क्या कहते हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कर सकते हैं, सोमपुर विश्वविद्यालय की बात कर सकते हैं। तो ये सोमपुर विश्वविद्यालय, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह से ये बिहार बनवाते हैं। तो सोमपुर की बात कर सकते हैं, विक्रमशिला की बात कर सकते हैं। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को शिला संगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिला संगम भी इस कहीं के विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहते हैं। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान का बहुत बड़ा केंद्र है, यानी वज्रयान का बहुत बड़ा केंद्र था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वज्रयान का बहुत बड़ा केंद्र है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक अनोखा विश्वविद्यालय था। ये भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर था तो इसके बड़े बड़े आचार्य यहाँ पर होते हैं और उन आचार्यों में कहीं ना कहीं दीपंकर श्रीज्ञान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीपंकर श्रीज्ञान जो तंत्रवाद के महापंडित माने जाते थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहे हैं। मैंने अभी कहा कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये विक्रमशिला वज्रयान यानी तंत्रयान का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक प्रकार से केंद्र है। और दीपंकर श्रीज्ञान जिनको अतिश भी कहा जाता है, दीपंकर श्रीज्ञान को क्या कहते हैं? दीपंकर श्रीज्ञान को इस प्रकार से अतिश भी कहा जाता है। एक प्रकार से वो यहाँ के चांसलर थे, कुलपति थे, यहाँ के आचार्य हुआ करते थे और इनको एक प्रकार से तंत्रयान का, तंत्रवाद का महापंडित माना जाता है, यानी तंत्रवाद के महापंडित इनको माना गया है। तो दीपंकर श्रीज्ञान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो यहाँ पर रहते थे, ठीक है ना।
मैं ये कहना चाहता हूँ, और भी लोग हैं, अभ्यंकर गुप्त भी हैं, ज्ञानपाद भी हैं, तो यहाँ के बहुत से आचार हुए, जैसे कहीं ना कहीं अभ्यंकर गुप्त, ज्ञानपाद, तो यहाँ पर अभ्यंकर तथागत भी थे, तो यहाँ पर अभ्यंकर गुप्त, ज्ञानपाद की बात कर सकते हैं, अभ्यंकर गुप्त की बात कर सकते हैं, ज्ञानपाद की बात कर सकते हैं, ज्ञानपाद, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ के आचार्य थे। मेरा ये कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर देखते हैं तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, ये सब जो है विश्वविद्यालय अंततः कहीं ना कहीं बिहार में बौद्ध शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। अगर हम यहाँ पर पाल शासक गोपाल की बात करें तो गोपाल के समय में ओदंतपुरी, इस प्रकार से ओदंतपुरी कहीं ना कहीं इस प्रकार से बिहार का निर्माण हो रहा है। बिहार का निर्माण, ये भी कुल मिला के ओदंतपुरी की बात करते हैं तो ये भी कुल मिला के कहीं ना कहीं बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार भारत नहीं दुनिया में एक तरह से शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इस बात को जानने की हमारे लिए ज़रूरत है। मैंने अभी कहा कि ओदंतपुरी बिहार कहीं न कहीं शरीफ मतलब नालंदा में स्थित है, और यहाँ के प्रमुख आचार्य जो थे वो शांत रक्षक थे। यानी ओदंतपुरी की बात अगर करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो बिहार शरीफ में स्थित है, बिहार शरीफ में स्थित है। और मैंने अभी कहा यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य अगर थे तो यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य जो अगर देखा जाए तो यहाँ के प्रसिद्ध जो आचार्य थे वो शांत रक्षित हैं। कौन है, तो यहाँ पर शांत रक्षित यहाँ के कहीं ना कहीं प्रसिद्ध आचार्य इस तरीके से शांत रक्षित थे, शांत रक्षित थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध के उपदेशों से लेकर और कहीं ना कहीं बाद में बने बने बड़े 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 संघ, महाविहार, संघाराम, विश्वविद्यालय, इनने कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा के लिए बड़े स्तर पर काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये अभी आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी जितनी भी चीज़ें थी वो आपको मैंने कहीं ना कहीं चर्चा किया है। इस प्रकार से रामपाल के समय में जगदल बिहार की स्थापना होती है। जगदल विश्वविद्यालय भी तंत्रयान का शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से रामपाल ने, इस तरीके से अगर देखते हैं तो रामपाल ने इस प्रकार से जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की, जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जगदल विश्वविद्यालय या जगदल बिहार की बात कर सकते हैं। तो जगदल कुल मिला के कहीं कहीं बिहार की या महाबिहार भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर विश्वविद्यालय ना लिखकर महाबिहार कह सकते हैं। तो जगदल महाविहार की स्थापना, तो इस तरीके से महाविहार की स्थापना करते हैं। जो एक प्रकार से ये जगदल महाविहार जो था ये भी तंत्रयान शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। तो तंत्रयान शिक्षा का एक बड़ा केंद्र, तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बड़े पैमाने पर इस युग में कहीं ना कहीं बिहार में बड़े बड़े शिक्षा केंद्र स्थापित हुए, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे विभूति चंद्र, दानशील, मोक्षाकर गुप्त यहाँ के प्रसिद्ध तांत्रिक बौद्ध विद्वान थे। तो विभूति चंद्र का नाम याद कर लीजिएगा, दानशील का, मोक्षाकर गुप्त का। यानी कि यहाँ पर जगदल विश्वविद्यालय में अगर बात करते हैं, क्योंकि तंत्रयान का बहुत बड़ा केंद्र है तो विभूति चंद्र का नाम आ सकता है। तो यहाँ पर विभूति चंद्र की बात कर सकते हैं, विभूति चंद्र। इस प्रकार से विभूति चंद्र, दानशील, ये सब लोग कौन हैं, तो तंत्रयान के बहुत बड़े विद्वान थे। तो तंत्रयान के विद्वान कहाँ पर थे, तो ये जगदल में थे। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इस तरह से बिहार अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आप सभी लोगों को नमस्कार।